आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं, बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में हुए। हमारे विपक्ष के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्रों, बंगाल का ये चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं, इसको आवाज देना, जनता की आवाज को मुखर कर बंगाल की जनता के सामने और देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना, और बंगाल के आने वाले चुनाव में ये पूरी जो अराजकता तृणमूल के शासन में फैली है, इसका हम क्या हल लेकर आएंगे, इसका हम जवाब भी लेकर आएंगे। परंतु आज की प्रेस वार्ता तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ हमारा चार्जशीट, ये आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा है। ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं ये बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भय के आतंक से मुक्ति पाकर भरोसे के साथ देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके साथ बंगाल को जुड़ना चाहिए। ये तय करने का चुनाव है। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया है। कोई भी सरकार को चुनकर आने का आधार जन कल्याण के काम होते हैं। तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा है। मगर भारतीय जनता पार्टी 1911 से ही 2011 से ही इसके खिलाफ एक संघर्ष कर रही हैं, और मुझे लगता है कि इस बार बंगाल की जनता पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही।
ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोश आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वो ही जनता कह रही है कि इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। ऐसा शासन 15 साल तक ममता बनर्जी ने के नेतृत्व में यहां अनुभव में आया है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और ग्रेजुअली भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी है इसका मैं आज आप सबके सामने थोड़े आंकड़े भी जरूर रखना चाहूंगा। 2014 में हमारा 17% वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में और 2 सीटें थी। 19 में हमारा वोट शेयर 41% हुआ, 18 सीटें प्राप्त की। 24 में हमारा वोट शेयर 39% हुआ और 12 सीटें मिली। तो हमने एक 40% वोट शेयर का बेस यहां पर बना है। 2016 के चुनाव में विधानसभा में हमारा 10% वोट था और केवल 3 सीटें हम जीत पाए थे। 21 के चुनाव में 10% से बढ़कर 38% तक हम पहुंचे और 77 सीट के साथ हमारे विधायक दल का श्री शुभेंदु जी नेतृत्व कर रहे हैं। 30 साल तक जो 2 पार्टियों ने यहां पर लंबे समय तक शासन किया, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, दोनों को 0 सीटें प्राप्त। मित्रों, 2024 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली और बिहार, ये सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो कैडर है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जन जन तक पहुंचे हैं, जनता की आवाज को मुखर कर आवाज दे रहे हैं। और इस बार बंगाल की जनता ने ये तय किया है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनाई जाएगी। ये चुनाव जो है वो एक प्रकार से जान जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है, आजादी जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है। पूरे बंगाल का बहुमत समाज डेमोग्राफिक चेंज, आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज के कारण भय में जी रहा है कि हमारे ही देश में कहीं हम माइनॉरिटी तो नहीं बन जाएंगे। वो भय से मुक्ति का, अपनी संपत्ति के लूटने के भय से मुक्ति का चुनाव है, रोजगारी छीनने के भय से मुक्ति का ये चुनाव है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है इसके भय से
मुक्ति का चुनाव है और युवाओं के भविष्य पर जो भय और अंधकार छाया है इसके मुक्ति का चुनाव। ये चुनाव शांति के भरोसे का है, सम्मान की जिंदगी की गारंटी का चुनाव है, मुफ्त इलाज गरीब को मिले इसके भरोसे का चुनाव है, पक्के घर का अधिकार सिंडिकेट न छीन ले इसके भरोसे का चुनाव है, मुफ्त बिजली हर गरीब तक पहुंचे इसके विश्वास का चुनाव है, हर घर में नल से जल पहुंच जाए इसके भरोसे का चुनाव है, युवाओं के उज्जवल भविष्य का भरोसे का चुनाव है और घुसपैठियों से मुक्त एक बंगाली समाज की रचना के भरोसे का चुनाव। और ये भरोसा आज बंगाल के चुनाव का मुख्य मुद्दा बना है। भय को निकालना, भरोसों के प्रस्तापित करना, इसका मतलब है टीएमसी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी का शासन यहां पर लाना। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की देश के अंदर एक बहुत स्पीड के साथ रफ्तार चली है, बंगाल इसके साथ जुड़ना चाहता है। मैं 2014 से लेकर आज तक देश में जो परिवर्तन आया है इसके तरफ भी आपको बताना चाहता हूं। 15 में पहली बार जम्मू कश्मीर में एनडीए की सरकार बनी, 16 में हमने पहली बार आसाम में सरकार बनाई, 17 में हमने पहली बार मणिपुर में सरकार बनाई, हरियाणा में हमने पहली बार सरकार बनाई, अरुणाचल में पहली बार सरकार बनाई, 18 में त्रिपुरा में हमने पहली बार सरकार बनाई, 24 में हमने ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई और 26 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। बंगाल जीतने के साथ ही एक बहुत लंबे अरसे के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह एक पार्टी का शासन होने जा रहा है। बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी। तो एक प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल के विकास की गारंटी है। मित्रों, ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। और एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? वो बंगाल की जनता ने तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगाएं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार
इसके कई ऐसे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश बीमारू से बेमिसाल बना, मध्य प्रदेश ने कृषि विकास और विकास के नए स्टैंडर्ड सेट किए, आसाम जहां सालों से उग्रवाद था वहां आज सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है, त्रिपुरा ने 25 साल के ठहराव को समाप्त कर कर, कैडर राज को समाप्त कर कर हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। और अब बारी है बंगाल की, यहां पर भी सिंडिकेट से मुक्ति पाने का ये चुनाव है। मित्रों, मैं चार्जशीट के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बताना चाहता हूं। इस चार्जशीट में घुसपैठियों की समस्या को हमने ढंग से उजागर किया है। घुसपैठिया न केवल देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वो हमारे गरीब श्रमिकों की मजदूरी में भी हिस्सेदारी लेते हैं, गरीब लोगों के अनाज में भी हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं और युवाओं की रोजगारी भी छीन। मैं आज ममता बनर्जी जी को स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है। मुझे मालूम है वो कहेगी कि बीएसएफ क्या कर रही है। बीएसएफ तभी रोक सकती है जब आप बॉर्डर पर बाड़ लगाने की हमें भूमि दे। 600 किलोमीटर बाढ़ अधूरी रह गई। हमारे होम सेक्रेटरी यहां आकर आपको मिलकर गए, मैं खुद आकर आपकी ऑफिस में मिलकर गया, मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी, क्योंकि घुसपैठियों की वोट बैंक आप बनाना चाहते। हमने कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं रखा, हमने आपके साथ संवाद किया, संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया, मगर आपने हमें भूमि नहीं दी है। कोई बात नहीं ममता दीदी, आपके पास बहुत कम समय है। 6 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 45 दिन में सभी भूमि बाढ़ के लिए जो उपलब्ध कराना है वो भारत सरकार को बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा देगी और हम घुसपैठ को रोकेंगे। तुष्टीकरण की इंतहा कर कर ममता बनर्जी जी ने रख दिए। मैं आज बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं, अल्पसंख्यक का बजट लास्ट बजट के अंदर 5,713 करोड़। ऐसा न मानिए कि मैं अल्पसंख्यक के बजट का विरोध, आपको जो रखना है वो रखिए, मगर उसके अनुपात में पिछड़ा वर्ग की संख्या 3 गुना है और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका बजट है, ओबीसी के लिए बजट है 2533 करोड़। कम संख्या होने के बावजूद अल्पसंख्यकों का बजट 5713 करोड़ और ज्यादा संख्या होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग का बजट 2533 करोड़। आज बंगाल की जनता को यह सत्य जानना चाहिए। बंगाल की जनता को यह भी जानना चाहिए कि 77 समुदायों को ओबीसी में ममता बनर्जी की सरकार ने जोड़ा, उसमें से 75 समुदाय मुस्लिम थे। क्या और कोई ओबीसी है ही नहीं? किस प्रकार से आप शासन चलाना चाहती हैं? धर्म के आधार पर ओबीसी तय होगा, ये लंबा नहीं चलेगा। आपकी घुसपैठ की पॉलिटिक्स के कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा आज कमजोर हो गई है। मवेशी की तस्करी और नकली मुद्रा, इसके कारण पूरे भारत के अर्थतंत्र पर गहरा असर पड़ा है। मित्रों, इस तुष्टीकरण की राजनीति से एक प्रकार से पूरा बंगाल गंभीर समस्याओं से घिर चुका है। महिला मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं महिला हैं, उनके शासन में महिलाओं का हाल पूरे देश में सबसे खराब है। 34,738 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। टीएमसी द्वारा, इनकी कैडर के द्वारा महिलाओं पर अपराध के केस में खुलेआम संरक्षण दिया गया। आरजी कर के केस में जो आरोपियों के वकील होते हैं, इनको इनाम में राज्यसभा दिया जाता है। और संदेश खाली में धड़ल्ले से आदिवासी महिलाओं का शोषण हुआ, वो भी तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी था। कस्बा लॉ कॉलेज के बलात्कार में
साध ली गई। पार्क स्ट्रीट बलात्कार को ममता बनर्जी ने घड़ी हुई घटना बताया। हंसकाली पीड़िता के केस में टीएमसी नेता के एक बेटे ने बलात्कार किया तो टीएमसी के नेताओं ने उसके महिला के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। कामदूनी सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला जो न्याय की मांग कर रही थी उनको माओवादी बताया। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के सामूहिक बलात्कार में महिलाओं पर सवाल उठा दिए गए कि आप बाहर क्यों जाती हैं। किस प्रकार का बंगाल आपने बनाकर रखा है, जहां मुख्यमंत्री स्वयं कहती है कि महिला तृणमूल कांग्रेस के शासन। 1000 करोड़ शिक्षक भर्ती का घोटाला, 26,000 नौकरियां रद्द हो गई। मंडी का जॉब कार्ड घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, पीएमजीएसवाई सड़क का घोटाला, मालदा बाल राहत का घोटाला, अम्फान राहत का घोटाला, मवेशी तस्करी का घोटाला और तृणमूल कांग्रेस के 20 से ज्यादा एमपी, एमएलए और पदाधिकारी एक घोटाले में जेल में बैठे और उनको टिकट भी दिया गया। ममता बनर्जी को मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या बंगाल की जनता को इसका जस्टिफिकेशन दे पाएगी? टीएमसी के शासन में कानून और व्यवस्था का संपूर्ण पतन हो चुका है। 300 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ है और हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी पश्चिम मेदिनीपुर में हमला किया गया। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की गाड़ी पर भी हमला किया गया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा मानो चुनाव जीतने का पर्याय बनाकर ममता बनर्जी जी ने रख दिया। बंगला अस्मिता पर भी ढेर सारे हमले किए हैं। संसद में वंदे मातरम के 150 साल की एक गौरवमयी चर्चा होती है, टीएमसी इसका विरोध करती है। बांग्ला पाठ्य पुस्तकों में उर्दू शब्द शामिल कर दिए जाते हैं। खुदीराम बोस के लिए पाठ्य पुस्तक में अपशब्द कहे जाते हैं। सनातन धर्म के लिए गंदा धर्म ऐसा धड़ल्ले से बोला जाता है। हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर के पवित्र नामों को भी अपमानित किया जाता है। मैं नहीं मानता कि आज का बंगाल कवि गुरु का बंगाल रह गया है। ममता बनर्जी के शासन में बंगाली अस्मिता भी नीचे 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 पाताल तक पहुंच, औद्योगिक कब्रिस्तान के रूप बंगाल को आज जाना जाता है। ढेर सारी इंडस्ट्री यहां से चली गई। ममता जी के चेहरे पर शिकन नहीं हो। ममता जी को इंडस्ट्री जाने से ज्यादा घुसपैठियों के वोट मतदाता सूची में रह जाए, इसकी चिंता है। ममता जी ने इतनी चिंता अगर इंडस्ट्री की करी होती तो इतनी इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर न जाती। और एफडीआई का प्रवाह 30% गिरकर सिर्फ 2662 करोड़। इतने बड़े बंगाल में जहां से 40 लोकसभा की सीटें जाती हैं, 2662 करोड़ का एफडीआई का प्रवाह है। मित्रों, किसी भी प्रकार से 15 साल में मां माटी मानुष का जो नारा लेकर ममता जी आई थी, वो नारे को हर तरह से द्रोह करने का काम स्वयं ममता बनर्जी की पार्टी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है और पूरी तृणमूल कांग्रेस, पूरे उनका कैडर कटमनी और सिंडिकेट में व्यस्त हुई है। जनता त्रस्त है, जनता बदलाव मांग रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। और मैं बंगाल की जनता को आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा जो घोषणा पत्र आएगा, वो घोषणा पत्र में ये आरोप पत्र के अंदर जो जो चीजें बताई गई है, जिससे बंगाल को नीचे 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 पहुंचाया है, वो बंगाल को कैसे उठाना और कवि गुरु की कल्पना का
सोनार बांग्ला बनाने का हमारा एक्शन प्लान क्या है, रोड मैप क्या है और कार्य योजना क्या है, वो भी हम हमारे घोषणा पत्र में लेकर आएंगे। मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, भय छोड़ दीजिए, अपने अधिकारों के लिए बाहर निकलिए, भारी मतदान करिए और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ए नए उज्जवल फोन माइक ले लो। आपने कहा कि भय मुक्त बंगाल बनाना एक बड़ा बीजेपी का सबसे बड़ा इस बार का एजेंडा भी है और इन्फ्लेटर्स की बात की है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद स्टेज में खड़ी होकर ये कहती हैं कि बीजेपी अनऑफिशियल प्रेसिडेंट रूल लगा चुकी है, रिसफल हो रहा है आईएएस आईपीएस ऑफिसर का, अब कोई भी अगर किसी तरह का दंगा होता है तो उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को लेना है और बीजेपी को लेना है। कल ही देखा गया रामनवमी के दिन में मुर्शिदाबाद में एक वायलेंस का वहां घटना को अंजाम दिया गया। तो सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनाव में एमसीसी लागू है और जिस तरह का माहौल अभी से बन रहा है, सर क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, देश भर में जहां जहां चुनाव होता है, जिन अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठे हुए हैं, चुनाव आयोग उसके ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल देता है, वो पूरे देश भर में हो। बंगाल में इसलिए ज्यादा दिखता है, यहाँ सारे अधिकारी ही एक प्रकार से इनकी कैडर बन गए, तो यहाँ कुछ ज्यादा दिखाई पड़ता है। परंतु ममता बनर्जी जी अगर ये सोचती है कि विक्टिम कार्ड खेलकर हम सिंपैथी प्राप्त करेंगे, तो आपको कॉन्क्रीट मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा और इससे बच नहीं पाओ। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एनडीए की सरकार बिहार में भी आई, हम बदतर से बदतर व्यवस्था से राज्यों को बाहर निकाले हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बंगाल की जनता हम पर भरोसा कर सकती है। हम बदतर से बदतर हालत वाले राज्यों से एक अच्छे सुशासित राज्यों में परिवर्तन करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और बंगाल में भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आर भारत पौलमी की हलो के अलावा और कोई मुद्दा है जो आप प्रवक्ता से उठाना चाहेंगे? उसके साथ साथ नहीं, जरा रिपीट करिए आप। ममता बनर्जी की कुशासन के अलावा और कोई मुद्दा है जो आप प्रवक्ता से उठाना चाहेंगे? उसके साथ साथ भाजपा का कोई रेवोल्यूशन है जेन जेड के लिए जो कुशासन खत्म होने के बाद? जरूर, भारतीय जनता पार्टी का शासन जहां जहां आया, हमने डेवलपमेंट को विकास का आधार बना। डेवलपमेंटल कामों से हमने युवाओं की रोजगारी को भी बढ़ाया है। एक प्रकार से आप आसाम का उदाहरण देखिए। आसाम सालों तक अलगाववाद से, आतंकवाद से पीड़ित राज्य रहा। आज 10,900 से ज्यादा युवा हथियार डाल चुके हैं। आसाम में शांति है, किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं है और मैं आज दावे से कह सकता हूं, आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के विकसित राज्यों के समकक्ष बन चुका और आसाम में आज न केवल सेमीकंडक्टर, ढेर सारी इंडस्ट्री भी लग रही है। आसाम आरोग्य के क्षेत्र में एक हब बन चुका है और ये सारा डेवलपमेंटल काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आने के बाद हुआ है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। हमने सारे बीमारू राज्यों को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए एक चरणबद्ध प्रयास किया है और सफलता भी प्राप्त करी। मुझे पूरा भरोसा है कि कुशासन से बदहाल ये पश्चिम बंगाल को भी हम कुछ ही साल में देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में रखेंगे। बंगाल के अंदर बहुत सारे नेचुरल संसाधन पड़े हैं, मां गंगा की यहाँ पर कृपा है, अकूत पानी पड़ा है, मेहनत का श्रमिक यहाँ पर है और बंगाल एक जमाने में इंडस्ट्री का, देश भर की इंडस्ट्री का हब हुआ करता था। ये सारी चीजें कम्युनिस्ट
और टीएमसी की अव्यवस्था वाले शासनों से, कुशासन से समाप्त हुई है। जैसे ही ये कच्ची सरकार आएगी, बंगाल अपनी पुरानी गौरवमयी जगह जो देश के अंदर बंगाल को हासिल थी उसको फिर से प्राप्त कर ले। एबीपी आनंद शिवाशीष मौलिक। आपके आरोप पत्र में आपने कामदुनी से लेकर आरजीकर तक महिलाओं के बारे में बहुत सारे जो निर्यातन के घटना घटी है पश्चिम बंगाल में उसके बारे में जिक्र किए हैं। अगर भाजपा का सरकार आए तो इन मुद्दों में क्या एक्शन प्लान होगा, इसके बारे में आपका प्लानिंग क्या है? देखिए, 15 साल में जितने भी महिलाओं पर अत्याचार के प्रमुख केस है, पाताल से भी इनके आरोपियों को ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। पूरे शासन को अपराध कौन करता है इसका महत्व नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ अपराध करेगा उसको धर भी लिया जाएगा और दंडित भी किया जाएगा। और जहां जहां हमारी सरकारें आई है हमने कर दिखाया। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है महिला सुरक्षा के लिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हमेशा संवेदनशील रही है। मैं बंगाल की माताओं बहनों को भी भरोसा देना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए यहाँ सुरक्षित वातावरण जिम्मेदार की रचना करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार की है। और विशेषकर कामकाजी महिलाओं के लिए पूरी स्वतंत्रता रहे, पूरी सुरक्षा रहे, मुखर कर वो अपनी बात कह सके, अन्याय को मुखर कर वो उठा सके। इस प्रकार की वातावरण का निर्मित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार की। एनडीटीवी मुनुगा। मेरा आपसे सवाल है कि उत्तर बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए क्या रोड मैप होगा बीजेपी का? और जिस तरह से बात हिंदुओं की होती है तो रामनवमी पर एक बार फिर से हिंसा की तस्वीरें आई हैं मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के कई इलाकों से, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इस बार थोड़ा कम ही हिंसा हुई है क्योंकि ममता जी के चहेते ऑफिसरों को चुनाव आयोग ने ट्रांसफर कर दिया। फिर भी हिंसा जरा भी नहीं होनी। हम सब समुदाय की सुरक्षा की यहाँ पर चिंता करेंगे और विशेषकर बहुमत समाज की, क्योंकि तुष्टीकरण के कारण बहुमती समाज के साथ यहाँ बड़ा अन्याय हुआ है। जहां तक उत्तर बंग का सवाल है, बहुत अन्याय हुआ है। पहले कम्युनिस्टों ने भी किया और बाद में ममता बनर्जी ने भी किया है। उत्तर बंग हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और समग्रता से बंगाल के विकास को अगर गति देनी है तो नॉर्थ बंगाल को भी गति देनी पड़ेगी। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और शिक्षा, ये चारों क्षेत्रों को, और उत्तर बंग की जिस प्रकार की डाइवर्सिटी वाली कल्चर है उसको भी हम बढ़ावा देंगे, इसकी सुरक्षा भी करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में उत्तर बंग के लिए एक प्रकार से हम विशेष चैप्टर भी लेकर आने वाले। G24 मौमिता चक्रवर्ती। सर, बंगाल में अभी माइग्रेंट लेबर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं है। 5000 या फिर 8000 में नौकरी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक प्लान फॉर यूथ जनरेशन? देखिए, इसका समस्या का समाधान एक ही है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति देना। यहाँ से कट मनी के कारण, सिंडिकेट के कारण और भ्रष्टाचार के कारण पूरी इंडस्ट्री देश भर में चली गई। आजादी के वक्त बंगाल एक प्रकार से भारत के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से एक माना जाता और कोई जवाब ही नहीं दे रहा है ऐसा क्यों हुआ। अगर यहां पर इंडस्ट्री आती है तो युवाओं के रोजगार की गारंटी अपने आप बढ़ जाती है। हम सबसे पहले इसको प्राथमिकता देंगे। और जो आप बता रही है बहुत कम मुआवजे में रोजगार कर रहे हैं, मतलब उनकी तनख्वाह बहुत कम है, इसका मेन कारण घुसपैठिया है। घुसपैठिया जो घुस रहा है हमारे युवाओं के अधिकारों का, रोजगारी का भी और रोजगारी के मुआवजे मतलब उनकी तनख्वाह का भी बहुत बड़ा खेल बिगाड़ अगर कोई रहा है तो घुसपैठिया बिगाड़।
एक बार सरहदें सील हो जाएगी, बंगाल के अंदर बहुत सारा परिवर्तन। दूरदर्शन प्रसेनजीत बख्शी। हाँ, अगर आप सरकार बना पाए तो ये हम टीचर बना ही पाएंगे अगर छोड़ दो। अच्छा ठीक है। तो सरकार बनाने के बाद ये टीचर भर्ती प्रक्रिया में कुछ सुधार ला पाएंगे। और साथ में एक छोटा सा सवाल मैं जोड़ देता हूं कि पिछले कई दिनों से लोगों की सवाल है कि सीएपीएफ को ठीक तरह से इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है, चाहे वो बासंती की मामला हो, चाहे जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे उस दिन का मामला हो। एक तो मेरा एसएससी वाला सवाल है और दूसरा है सीएपीएफ को इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है। बैठिए। जहां तक भर्ती का सवाल है, हम पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया बंगाल को में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार भर्ती प्रक्रिया में न हो। हमने कई हमारे राज्यों में पारदर्शी तरीके से भर्ती कर कर बताया है। आसाम में हमने वादा किया था 1 लाख सरकारी नौकरियों का, हम 1.5 लाख असम के युवाओं को एक भी भ्रष्टाचार के आरोप के बगैर नौकरी देने का काम समाप्त कर। परंतु यहां दूसरा भी सवाल है, ढेर सारे भर्ती में जो घोटाले हुए, इसके कारण युवाओं की भर्ती के लिए जो मान्यता प्राप्त आयु है वो चली गई। मैं पहले भी कह रहा हूं कि इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन देकर एसएससी घोटाले में जिन युवाओं के मौके छूट गए हैं उनको हम मौके भी देंगे और पारदर्शी तरीके से भर्ती भी करेंगे। ये सरकारी पद और भर्ती के लिए हम हमारे घोषणा पत्र में विशेष व्यवस्थाएं लेकर आने वाले हैं। आज तक अनुपम मिश्र। नमस्कार, मेरा सवाल है, इधर हूं मैं। मेरा सवाल है कि आप जैसे वादा कर रहे हैं 45 दिन में जमीन वापस और 45 दिन में जो 7th पे कमीशन है उसको लागू करेंगे, तो क्या जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है आरोप पत्र में कि बंगाल बहुत नीचे चला गया है, तो कितने दिनों में, दिन, तारीख या साल आप कुछ बता पाएंगे कि इतने दिनों में बंगाल को इतने नंबर पर, 1 या 2 या 3 नंबर पर पहुंचा पाएंगे? और दूसरा, अभिषेक बनर्जी ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि डीजीपी सीएस को हटा देने के वजह से ही ये जो 1-2 दिनों में घटनाएं हुई हैं हिंसा की, वो हो रही हैं। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप। 2021 में चुनाव के बाद जो हुआ, पंचायत चुनाव के बाद किसका डीजीपी था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मार दिया गया। कैसे जस्टिफाई करेंगे अभिषेक बनर्जी? क्या बात करते हैं? सबसे कम हमले अगर रामनवमी पर हुए हैं तो इस बार हुए, और उसका कारण है कि चुनाव आयोग ने न्यूट्रल टाइप के अधिकारी रखे। उकसाने के 50 प्रयास के बावजूद सबसे कम हमले हुए। क्या झांसा देते हो? जवाब है आपके पास? 25,000 लोग झारखंड में शरण लिए थे आपके भय के कारण, आतंक के कारण। महिलाओं को प्रताड़ित किया गया था। और जहां तक आप तिथि की बात कर रहे हैं, हमें अभी तो मालूम ही नहीं है कि गड्ढा कितना है। हमारे लोग बैठ जाएंगे, बाद में मालूम पड़ेगा कि गड्ढा कितना है। तो तिथि भी 6 माह में सरकार बनाने के बाद जरूर बता दी। आनंदबाजार पत्रिका विप्राशी चैटर्जी। Honorable Home Minister sir, I want to ask you a question regarding the migrant laborers who speaks in Bengali have been beaten in various states. As a Home Minister, what is your thought about that matter? देखिए, ममता जी बड़ी कुशलता पूर्वक बंगाली स्पीकिंग और बांग्लादेशी दोनों के बीच में भेद को समाप्त कर रही। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोग भी बंगाली बोलते हैं। मैं बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं, कोई भी बंगाल के मूल निवासी को कोई तकलीफ नहीं पड़नी है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है
कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पनाहगाह बनाया जाएगा। हमारा दृढ़ संकल्प है कि घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाल दिया। और ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ये ट्रिक्स को बंगाल की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है। कृपया कुछ नई ट्रिक लेकर आए तो शायद इल्यूजन खड़ा होगा। ये पुराने तौर तरीके से बंगाल की जनता अब झांसे में नहीं आने वाली। सेन एंड पायल मेहता। तो बोल लो। राष्ट्रपति को आके कहना पड़ा था कि ममता जी मुझसे क्यों नाराज है और मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया। तो जो जिस तरह का व्यवहार यहाँ पे जनजाति समाज के साथ किया जाता है उस पर आपका क्या कहना है और आगे इनके लिए बीजेपी का क्या प्लान है? जो बंगाल एक जमाने में सौजन्यता के कल्चर के लिए पूरे देश और दुनिया में वाहवाही बंगाल को मिलती, वही बंगाल आज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति जी हो, महिला राष्ट्रपति हो, ट्राइबल राष्ट्रपति हो, इनका इंसल्ट कर रहा है। चाहे प्रधानमंत्री जी बंगाल की खबर पूछने के लिए आए हैं, खुद मतलब नेचुरल आपत्ति के बाद, तो वहां पर अफसर न भेजकर प्रधानमंत्री जी का इंसल्ट करना, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के थोड़े दूर मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाना, मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। और बंगाल की जनता को देखना चाहिए, हमारा बंगाल एक प्रकार से सौजन्यता के संस्कार के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था। यहां दुनिया के हर लोगों को, हर मत को, हर विचार को प्राधान्य दिया जाता था, आवभगत होती थी। इतनी असहिष्णुता कहां से आ गई? क्या ललक है आपको? और ये बात बंगाल की जनता भी टीएमसी से पूछना चाहती है कि किस प्रकार से आप देश के राष्ट्रपति जी का अपमान कर सकते हैं, विशेषकर वो जब ट्राइबल समाज से हैं, महिला राष्ट्रपति हैं। किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर सकते? पर ये बंगाल का कल्चर तो कम से कम नहीं था, ये टीएमसी का कल्चर हो गया। पूछ लो तुम अंतिम। हाँ, एक मिनट, सब एक साथ तो नहीं पूछ पाएंगे, बैठ जाइए। रवि। हाँ सर, मेरा सवाल यह है, पश्चिम बंगाल में क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, फिर एसआईआर की प्रोसेस किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ के वोटर नहीं है उनको हटाया जाए, तो पॉलिटिकली एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कितना फायदा होगा सत्ता में आने के लिए? देखिए, एक बात पहले समझ लीजिए, एसआईआर के खिलाफ ममता जी एक काल्पनिक हवा खड़ा कर रही है। देश भर के अब तक लगभग 14 राज्यों में एसआईआर हो चुका है, कहीं पर कोर्ट केस नहीं हुए हैं, कहीं पर जुडिशियल अफसर नहीं बिठाने पड़े हैं। इसी चुनाव में केरल और तमिलनाडु भी चुनाव में है, वहां डीएमके की सरकार है, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। एसआईआर हो चुका, मतदाता सूची प्रसिद्ध हो चुकी है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। एसआईआर को सहयोग न देना इसका एकमात्र कारण है कि ममता दीदी घुसपैठियों को बचाना चाहती है और घुसपैठियों के वोट से फिर से चुनकर आना चाहती है और अगले 5 साल और घुसपैठ कराना चाहती। अगर ममता दीदी, आपका स्वप्न कभी पूरा नहीं होने वाला है। एसआईआर भी हुआ है और बंगाल की जनता भी इस बार दृढ़ निश्चय लेकर बैठी है कि घुसपैठ को हम सहन नहीं करेंगे। अच्छी कानून और व्यवस्था के लिए वोटिंग करेंगे, विकास के लिए वोटिंग करेंगे, मोदी जी के लिए वोटिंग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। सर, धन्यवाद आपका। सर